अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बिपरजॉय समंदरी तूफान अपना रुख तब्दील करने के बाद कराची से दूर होने के बाद एक बार फिर करीब आ रहा है, जबकि सिंध के दीगर साहिली इलाकों खासतौर पर केटी बंदर से तूफान टकराने का खतरा बरकरार है। एनडीएमए का कहना है कि तूफान शुमाल की जानिब रहने के बाद 15 जून को यानी कल दोपहर के बाद शुमाल मशरिक की जानिब रुख करते हुए केटी बंदर से गुजरेगा। एनडीएमए के मुताबिक तूफान से सिंध की साहिली पट्टी यानी कराची के इजला, किमाड़ी, जनूबी और कोरंगी समेत ठट्टा, सजावल और बदीन में सैलाब का खतरा है। तूफान का कराची के जनूब से फासला 310 किलोमीटर है, जबकि केटी बंदर से तूफान का फासला 240 किलोमीटर है। केटी बंदर से तूफान के टकराने का खतरा मौजूद है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तूफान कल सुबह या दोपहर में किसी वक्त केटी बंदर से टकराएगा, जबकि कराची के कुछ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। केटी बंदर और इंडियन गुजरात के साहिल के दरमियान इसका मेन लैंडफॉल होगा और ये तकरीबन कल सुबह और दोपहर के दरमियान किसी वक्त इसको टकरा सकता है। इसके अंदर विंड्स की स्पीड है वो तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर पर आवर है, बट विंड गस्ट्स जो हैं या जो तेज़ हवाओं, तेज़ आंधी के झोंके हैं, उसमें स्पीड तकरीबन 170 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है। कराची के जो इलाके हैं उसमें अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा इस वक्त भी मौजूद है, जिसके लिए कमिश्नर कराची और तमाम डीसीज़ के साथ पीडीएमए, एनडीएमए और ये जो नेशनल ऑफिस है हमारा मुसलसल राब्ते में है। तूफान कराची से तो नहीं टकराएगा, लेकिन तूफान का असर शहर में नजर आएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में आज से 16 जून के दरमियान आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिस दौरान अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। बिपरजॉय से जाती, खारोछान और शाह बंदर के इलाके खतरे की जद में हैं। बदीन और ठट्टा की साहिली बस्तियों में भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। तेज़ हवाओं से हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। केटी बंदर में भी मौसम तब्दील हो गया है, वहाँ बारिश भी शुरू हो गई है। हुकाम का दावा है कि साहिली इलाकों पर आबादियों से इनखलाब मुकम्मल करा लिया गया है। कराची के साहिल पर समंदरी तूफान के असरात नुमायां होने लगे हैं। हॉक्स बे पर समंदर में तुग़यानी है और ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का पानी हॉक्स बे में मछली चौक तक सड़क पर आ गया है और टर्टल बीच के करीब भी मरकजी शाहराह ज़ेरे आब आ गई है। एनडीएमए के मुताबिक कराची डिवीजन, हैदराबाद और मीरपुर खास में तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि कराची में किमाड़ी, कोरंगी, मलीर और मगरबी और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है और अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कराची के साहिल पर वाक़ डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों से भी लोगों ने तूफान के पेश नज़र नकल मकानी शुरू कर दी है। बलूचिस्तान को समुद्री तूफान से बराह रास्त खतरा नहीं है, लेकिन गडानी समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी तेज़ हवाएं चल रही हैं और माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ सिविल एविएशन ने बिपरजॉय तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट की बंदिश की खबरों की तरदीद कर दी है। ताहम एयरलाइंस और पायलट्स को पहले ही एहतियात बरतने का नोटम जारी कर दिया है और कहा है कि ख़राब मौसम में एयरलाइंस की जानिब से शेड्यूल में खलल पड़ सकता है। समुद्री तूफान के हवाले से इस वक्त क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं कराची के साहिल से सुलेमान सादत खान, जबकि कराची एयरपोर्ट की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अब्बुल हसन। इसके अलावा केटी बंदर से हमारे साथ हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी, बदीन से एजाज जई और गडानी से इब्राहिम कम्बो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आज शाम में क्या सूरत हाल थी, क्या हो रहा है साहिल समंदर पर कराची में, देखिए। शाहजेब साहब, मैं इस वक्त साहिल से रिपोर्ट कर रहा हूं कराची के, और कैमरामैन मेरे अदनान आपको इस वक्त दिखाएंगे कि साहिल जो है वो इस वक्त बिल्कुल यहां पर लोग जो है वो मौजूद नहीं है। इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो शहर खामोशा का जो है वो समा जो है ये साहिल पेश कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि मेरे दाएँ जानिब डीएचए की जानिब से जो है वो इकदाम ये किए गए हैं कि सीवीओ अपार्टमेंट हैं, दरख्शा बिलाद हैं, छोटा बुखारी है, साथ ही साथ तौहीद का इलाका है, क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाले मुमकिन तौर पर इलाके हैं वो डिफेंस फेज़ 6 का ये इलाका है, अब्दुल सत्तार, ईदी एवेन्यू। इन इलाकों को जो है वो डीएचए इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर खाली करने के जो है वो अहकामात जारी हुए थे। डीएचए इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर जो है वो सर्वेलेंस की टीम्स और सिक्योरिटी की टीम्स भेजकर यहाँ पर लोगों को यहाँ से इनखला का भी जो है वो कहा गया। लेकिन यहाँ पर हम जो यहाँ का सर्वे हमने किया है उस सर्वे के मुताबिक सूरत हाल यही है कि यहाँ से जो है वो लोगों का इनखला नहीं हुआ, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। साहिल का जो एरिया जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर और क्लॉक टावर तक जो है मुकम्मल तौर पर इस सड़क को जो है वो बंद किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अतराफ़ की जो सड़कें हैं वहाँ पर भी जो है वो ब्लॉकेट्स लगाकर उसे बंद किया है। तो लोगों को जो है वो साहिल पर जाने से जो है मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। कराची एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल है, क्या अहकामात परवाज़ों के हवाले से जारी किए गए हैं, जानिए तारिक अब्बुल हसन।
आयुष्मान चेयरमैन MDA वफाकी वजीर माहौलियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर किया था कि शायद कराची एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए बंद किया जा रहा है, लेकिन तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक वजाहती बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कराची एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बंद नहीं किया जा रहा और तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक हैं। लेकिन मुतवक्का समंदरी तूफ़ान के हवाले से एक SOP मौजूद है और अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो फिर उस SOP पे अमल किया जाएगा, जिसके तहत कराची एयरपोर्ट पर सूरत हाल से एयरलाइंस और पायलट्स को आगाह किया जा रहा है ताकि कराची आने वाली परवाज़ें उस मौसम के लिहाज से और जो ज़मीनी सूरत हाल है उसके मुताबिक अपना शेड्यूल बनाएं। इसी तरह PIA ने भी अपना एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो था उसको फाल कर दिया है और PIA तर्जुमान का कहना है कि अगर मौसम ख़राब होता है तो कराची और सखर की परवाज़ों के लिए जो है मुतबादिल एयरपोर्ट मुल्तान और लाहौर को मुकर्रर किया गया है। इस वक्त मैं जनरल एविएशन एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये जो छोटे तैयारे हैं इनकी भी परवाज़ें रोक दी गई हैं और इन्हें यहाँ वेट बांधकर महफूज किया गया है ताकि तेज़ हवाओं के झक्कड़ से मुतासर ना हो। PIA और तमाम एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों से कहा है कि वो एयरपोर्ट आने से पहले परवाज़ों की सूरत हाल मालूम कर आएँ। PIA तर्जुमान का कहना है कि अभी तक कोई परवाज़ मनसूख नहीं हुई है और तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक हैं। केटी बंदर में क्या सूरत हाल रही, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी बता रहे हैं। यहाँ पर आज सुबह से जो है बारिश का सिलसिला जो शुरू हो गया, जो शाम को तेज़ हो गया था, जबकि समंदर में आज शदीद तुग़यानी पाई जाती थी, जिसके नतीजे में केटी बंदर शहर का जो हिफाजती बंद है उस बंद का एक टुकड़ा जो है वो समंदरी लहरों की नज़र हो गया, जिसके बाद जब जियो न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो यहाँ पर उसकी मरम्मत का काम जो है शुरू किया गया था। लेकिन जब हमने यहाँ अपना उस बंद का मुआयना किया तो वहाँ सिर्फ एक एक्सकेवेटर और उसका ऑपरेटर जो है उस बंद की मरम्मत का काम कर रहा था। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता चलूँ कि समंदर में शदीद तुग़यानी है। इस वक्त भी जो है आप ये देख सकते हैं कि ये जो समंदर है इसमें शदीद जो है मद्दोजज़र पाया जाता है। मुतल्लिका जो देहात थे वहाँ से इंतज़ामिया के बकौल के उन्होंने तमाम लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। जो केटी बंदर शहर है वहाँ तमाम दुकानें जो है बंद हैं। पाक फ़ौज के जवान जो है वो उन्होंने भी शहर का मुआयना किया और शहर में बंद दुकानों की जो है उन्होंने सर्चिंग की कि कहीं बंद दुकानों के अंदर भी लोग रिहाइश पजीर ना हो। यहाँ पर लम्हा ब लम्हा जो है मौसम तब्दील हो रहा है। यहाँ जो है आसमान पर काले बादल सारा दिन छाए रहे हैं, हल्की हल्की जो है बारिश मुसलसल पड़ रही है। और बदीन की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ी। जिला बदीन की जो 55 किलोमीटर के एरिया की साहिली पट्टी है उसमें से 42 देहात है जिनको शदीद खतरात लायक थे। उनमें से 31,030 अफराद को वहाँ से निकाला गया, जिनमें से अब जो है 14,000 से ज्यादा अफराद 14 कैंपों में रिहाइश पजीर हैं। जब हमने इन कैंप्स का विजिट किया तो ये लोग थे उनमें से ज्यादातर लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों की तरफ मूव कर गए हैं। मौसम की बात की जाए तो आज साहिली इलाके 0 पॉइंट पर मतला सारा दिन आबर आलूद रहा, तेज हवाएं चलती रहीं और हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहा। समुद्र में भी तुग़यानी कल के मुकाबले में ज्यादा देखी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो समुद्री तूफान बिपत जो है वो कल केटी बंदर के इलाके से गुजरेगा, जिसके असरात पूरे साहिल पर नमूदार होंगे। जो पूरी साहिली पट्टी है वो कल जो है उसमें तेज झक्कड़ चल सकते हैं और गरज चमक के साथ बारिश का भी अमकान है। इब्राहिम कम्बो बता रहे हैं कि गडानी में क्या सूरत है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी भी किस्म की पिकनिक्स की, बोटिंग की और माहीगीरों को माहीगीरी की इजाज़त समंदर में जाने के लिए नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें PDMA के हवाले से इंतज़ामात की तो 3 मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो PDMA ने अपने इंतज़ामात किए हैं यहाँ पर इस हवाले से कि वहाँ पे मुख्तलिफ कैंप्स भी कायम किए गए और एम्बुलेंसेज भी उनको फराहम की गई हैं। अगर हम आज की बात करें समंदरी हवाले से तो समंदरी हवाले से यहाँ पर समंदर में आज काफ़ी ऊंची लहरें जो हैं वो दिखाई दी गई हैं और तकरीबन 10 से 15 फुट की जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची लहरें आज देखने में आई हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मईशत के हवाले से गैर यकीनी बढ़ती जा रही है क्योंकि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म बार बार IMF की शराइत पूरी होने और प्रोग्राम जल्द बहाल होने का यकीन दिलाते हैं, मगर IMF वादे कर देता है कि उसकी शराइत पूरी नहीं हुई हैं और अब IMF हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट से भी मुतमईन नहीं है और ख़ुद हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। दूसरी तरफ आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने इस खतरे का इज़हार किया है कि पाकिस्तान जून में ख़त्म होने वाला IMF का प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर पाएगा और बगैर IMF प्रोग्राम के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है क्योंकि उसके ज़र मुबादला के ज़खायर ना होने के बराबर हैं।
दूसरी तरफ वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि IMF को नए बजट में दिए गए अखराजात और टैक्सों के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसने बजट से मुताल्लिक बाज़ चीज़ों पर वजाहत मांग ली है और उसे नॉन टैक्स आमदनी समेत बहुत सी चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा का कहना है कि IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर के साथ इसाक डार की वर्चुअल बातचीत हुई है। IMF के साथ अखराजात समेत दीगर अदद-ओ-शुमार पर मज़ीद तकनीकी बात होगी। एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट पर IMF स्टेट बैंक से बात करेगा। पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये करने का फैसला नहीं किया, सिर्फ कानून में गुंजाइश रखी है। जरूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। दूसरी तरफ नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक IMF को FBR के टैक्स हदफ और नॉन टैक्स आमदनी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसने आइंदा बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में बताया कि IMF ने FBR टैक्स वसूलियों की कोशिशें और टैक्स नेट बढ़ाने के इक़दाम नाकाफ़ी करार दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर फरवरी के बाद एक बार फिर $3 अरब से भी नीचे आ गए हैं, क्योंकि पीर को पाकिस्तान ने चाइना डेवलपमेंट बैंक के $1 अरब वापस कर दिए हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक के ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने चाइना डेवलपमेंट बैंक को यह कर्जा 29 जून को वापस करना था, मगर उसको अभी वापस इसलिए किया गया है ताकि ये पैसे जून खत्म होने से पहले इसी माली साल में रोल ओवर होकर वापस आ जाएं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान को 2 हफ्ते बाद बैंक ऑफ चाइना को भी $300 मिलियन वापस करने हैं। एक दिन पहले वजीर खजाना की चीनी सिफारत खाने में हुकाम से मुलाकात हुई और दरख्वास्त की गई कि मैच्योर होने वाले $1.3 अरब की रीफाइनेंसिंग जल्दी कर दी जाए। इसाक डार ने चीनी डिप्लोमेट को यह भी बताया कि IMF प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। खबर के मुताबिक चीनी हुकाम ने पहले ही पाकिस्तान को यकीन दहानी करा दी है कि $1.3 अरब के कर्ज को वापस कर दिया जाएगा, मगर पाकिस्तानी हुकाम चाहते हैं कि यह काम जल्द अज जल्द हो जाए। ये तमाम सूरत हाल मईशत में गैर यकीनी बढ़ा रही है। मुल्क में बिजनेस कॉन्फिडेंस गिर रहा है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सर्वे के मुताबिक मुल्क में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 21% की कमी आई है और सबसे ज़्यादा कमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई है, जिसका बिजनेस कॉन्फिडेंस 22% गिर गया है, जबकि रिटेल और होलसेल सेक्टर का बिजनेस कॉन्फिडेंस 21% गिर गया है। जबकि बैरूनी सेक्टर में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है और एक तरफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और दूसरी तरफ तरसीलात ज़र भी गिर रही हैं। एक तरफ तेज़ी से पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र गिर रही हैं। इस माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में $3.7 अरब गिर चुकी हैं। सिर्फ मई के महीने में तरसीलात ज़र $2.1 अरब रहीं, जो इसी माली साल अप्रैल के $2.2 अरब से भी कम है और गुज़िश्ता साल मई के महीने में आने वाली $2.3 अरब से भी बहुत कम है। IMF प्रोग्राम की गैर यकीनी और प्रिंटर बैंक ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट में डॉलर की वैल्यू के फ़र्क ने भी ऑफिशियल चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र को बुरी तरह मुतासिर किया है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। अमरीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत उज़ैर यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है IMF का रवैया सख्त है, वो कहता है आप शराइत नहीं पूरी कर रहे हैं। हमारी तरफ से कहा जाता है शराइत पूरी कर रहे हैं, मगर वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को वहाँ से? जी, जियो पॉलिटिक्स की बात आपके शो पे मैंने सुनी थी, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने यहाँ वाशिंगटन में जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इन मामलात में उनसे पूछा कि जी पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ये बात कर रहे हैं, तो कैटेगोरिकली इस बात को रिजेक्ट किया गया। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अमेरिका तो बहुत हेल्पफुल रहा है पाकिस्तान के साथ इस पूरे मामले में और सपोर्ट करता है, और ये बात एविडेंस भी है क्योंकि अमेरिका के जो सफ़ीर हैं वो ख़ुद इसाक डार से मिलते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अमेरिका कोई मनफी किरदार अदा कर रहा है। और जहां तक मेरी गुफ्तगू हुई है लोगों से वाशिंगटन के अंदर, तो उससे मुझे तो यही लगा कि वजीर खजाना साहब गलत बयानी कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो आपने भी उनसे सवाल किया था कि डिटेल्स दें, तो उनको वो डिटेल्स अवाम के सामने रखनी चाहिए। ऐसी सूरत में आपको कोई चांसेस लग रहे हैं कि IMF के साथ मामलात हो जाएं? वज़ीर आज़म बार बार उम्मीद भी दिलाते हैं मगर फिर डराते भी हैं। आपको खतरा लग रहा है या उम्मीद लग रही है? मुझे नहीं लगता शाहजेब के ये प्रोग्राम आगे चलेगा। अगर 9th रिव्यू हो भी जाता है तो शायद उसके आगे बात ना बने। 9th रिव्यू भी बड़ा मुश्किल है, और जहाँ तक सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि हुकूमत प्लान बी पे काम कर रही है। प्लान बी क्या है ये क्लैरिटी कहीं से नहीं आ रही। और अगर हम बजट के डॉक्यूमेंट्स भी देखें तो उसमें भी जो अजम्पशंस हैं कि पाकिस्तान जो है वो चीन से ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, सऊदी अरब से आ जाएंगे, यूरो बॉन्ड इशू हो जाएगा, तो ये अजम्पशंस भी बड़ी अजीब सी लगती हैं, बिलखुसूस उस वजह से कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम और कर्जे लेंगे आने वाले मालियाती साल के अंदर, और दूसरी तरफ अनाउंस करते हैं कि हम
रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ भी बात कर रहे हैं। तो ये बात तो किसी भी व्यापारी को बाजार में मालूम है कि जब आप बाजार में रिस्ट्रक्चरिंग और कर्जों की अदायगी रोकते हैं तो बाजार आपको और कर्जा नहीं देती। तो ये तनाव जो है स्टेटमेंट्स के अंदर और प्रोजेक्शंस के अंदर, इस पे भी बहुत सारे सवालात हैं। और मेरा तो मानना ये है कि वजीर खजाना और वजारत खजाना खुद क्लियर नहीं है और वजीर आजम खुद क्लियर नहीं है कि इनकी स्ट्रैटेजी आने वाले महीनों में होगी क्या। ये बताइएगा, आप ज़ाहिर पाकिस्तानी मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तानी मईशत ने मुश्किल वक्त देखे हैं, ज़ाहिर इसलिए 23 दफ़ा IMF के प्रोग्राम देखे हैं, मगर आपको लग रहा है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि अगर 24वां प्रोग्राम भी पाकिस्तान ने किया तो वो भी बहुत ही मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, अनप्रेसिडेंटेड ख़तरा है। दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीलियां भी आई हैं। तो पाकिस्तान को जो 23 प्रोग्राम मिलते थे जियोपॉलिटिकल रेंट्स की वजह से या उसके असर रसूख की वजह से, 24वें में मुश्किलात ज़ाहिर सी बात है होंगी इस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के तब्दील होने से। और असल मसला शाहजेब ये है कि इस वक्त भी एक ऐसे गंभीर क्राइसिस के अंदर हम जब पार्लियामान में गुफ्तगू सुनते हैं, बजट के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो नज़र कहीं नहीं आता कि सियासतदान, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट एक्सेप्ट करने को भी तैयार है कि हालात ख़राब हैं और हालात से निकलने के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे। मईशत में फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाना होगा, टैक्स का जो नेट है उसे बढ़ाना होगा। तो जब तक आप वो चीज़ें बेसिक्स नहीं करेंगे तो ऐसा क्या है जो 23 प्रोग्राम में नहीं हो सका जो 24वें में हो जाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है। अगेन कंसिस्टेंटली हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बिलखुसूस ये हुकूमत वो चीज़ें करने को राजी नहीं है जिससे इस मुल्क की काया पलट सके। बहुत शुक्रिया। मेजर आदिल राजा के साथ लंदन में क्या हुआ आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसर और पाकिस्तान के एक सर्विसमैन सोसाइटी के साबिक तर्जुमान और यूट्यूबर आदिल राजा को बरतानिया में गिरफ्तार किया गया और अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि किन इल्ज़ामात और ग्राउंड्स की बुनियाद पर आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया था। मगर उनके वकील ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया वो दहशतगर्दी के एक्ट में आ सकता है। जो बताया गया था कि वो उनकी अरेस्ट होगी है। बेसिकली बता दें कि किस केस में उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है। मैं सिर्फ आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ आई एम जस्ट कंक्लूडिंग फ्रॉम जो मैंने देखा है कि ये जो है ये टेररिज्म एक्ट के अंदर आ सकता है। जो जिस तरीके से वो उनको अरेस्ट किए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है या वाकई वो मुलव्वस है। जबकि जमानत पर रिहा होने के बाद आदिल राजा ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया कि मेरी खैर आफियत से मुतालिक अफवाहें चल रही थी, मैं ठीक हूँ और लोगों के पुरअमन एहतजाज के जमहूरी हक की वकालत करता हूँ। आखिर बरतानिया में आदिल राजा के खिलाफ क्या केस बना है और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, ये मामला आपके सामने रखेंगे। मगर हाल ही में पाकिस्तानी फौज के साबिक मेजर और बरतानिया में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने वाले आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में फौज के अंदर बगावत की कोशिश और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए थे। जबकि पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से बरतानवी हुक्काम को भी आदिल राजा के खिलाफ मुतादिद शिकायत भेजी गई थी, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को होने वाले वाक़यात से मुतालिक शिकायत भी शामिल थी। आदिल राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी के तौर पर जाने जाते हैं और जिन्होंने अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद सख्त तनकीदी ट्वीट्स भी की थी, वो खबरों की जीनत उस वक्त बने जब अप्रैल 2022 में उनकी अहलिया ने उनके लापता होने से मुतालिक ट्वीट्स की। मगर चंद घंटों बाद वो बरतानिया पहुंच गए और उन्होंने ट्वीट करके इस बात की तस्दीक भी कर दी। दिलचस्प बात यह है कि आदिल राजा ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के 10 दिन बाद बरतानिया में जिला वतनी इख्तियार की और अप्रैल में ही उन्होंने एक्स पाकिस्तान सर्विसमैन यानी रिटायर्ड फौजी अफसरान के इदारे की तर्जुमानी से भी इस्तीफा दे दिया था। जबकि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुंतखब होने पर भी वो उन्हें बुरे अलक़ाबात से नवाजते रहे। इसके अलावा आदिल राजा ने बरतानिया पहुँचकर अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए और ये भी दावा किया कि उन्हें ये मालूमात फ़ौज के अंदर से ही मिल रही हैं। उन्होंने मौजूदा और साबिक आर्मी चीफ समेत पाकिस्तान के आला फौजी अफसरान के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की और मुख्तलिफ ज़राए का दावा करके वो संगीन इल्ज़ामात आयद करते रहे, फ़ौज के अंदर बगावत के दावे करते रहे, मगर उनके बेशतर इल्ज़ामात गलत साबित होते रहे। और हाल ही में पाकिस्तान के हाजिर सर्विस फौजी अफसर ने आदिल राजा के खिलाफ बरतानिया में हतक इज़्ज़त का दावा भी दायर किया। अहम बात यह है कि जब बरतानिया में आदिल राजा के यूट्यूब चैनल को पजीराई मिलने लगी तो बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी उन्हें पसंद करने लगे। ट्विटर पर उनकी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया और इस दौरान आदिल राजा ने फौज, सियासतदान, सहाफ़ी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की अदाकाराओं के खिलाफ गलत, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए। मगर अहम बात यह है कि जैसे ही मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आदिल राजा के खिलाफ हतक इज़्ज़त के दावे की बात की तो बरतानिया के सख्त कवानीन को मद्देनज़र रखकर आदिल राजा अपने इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग लेते थे। जनवरी 2023 में आदिल राजा ने अपने वीलॉग में पाकिस्तान की अदाकाराओं पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, उनकी किरदार कुशी की और ज़राए के हवाले से दावा कर दिया
कि एक इदारे के पास कुछ अदाकाराओं की नाजेबा वीडियोज़ हैं और वो उन्हें सियासतदानों को हनी ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आदिल राजा ने अपने वीलॉग में अदाकाराओं का नाम लिए बगैर उनके नामों के इब्तिदाई हरूफ बताए थे, जिसके बाद पाकिस्तान में इस हवाले से शोर मचा और पाकिस्तानी अदाकाराओं ने आदिल राजा के खिलाफ ट्वीट करते हुए हतक इज्जत के मुकदमा दायर करने की बात की और दायर भी किए। तो फिर बाद में आदिल राजा ने इस बात पर माफ़ी मांग ली। साथ ही आदिल राजा पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर भारत से पैसे लेने के इल्ज़ाम लगाते रहे और बाद में हतक इज्जत के मुकदमे के खौफ से वो माफ़ी भी मांगते रहे। मगर इन तमाम वाक़यात के बावजूद आदिल राजा का यूट्यूब चैनल, जो ज़्यादातर गलत और संगीन इल्ज़ाम के लिए इस्तेमाल होता रहा, उस पर पाबंदी नहीं लगी। मगर 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फौजी तंसीबात पर हमले करना शुरू कर दिए, तो आदिल राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर दीगर यूट्यूबर्स को बुलाकर इस वाक़े पर तबसरे भी करवाए और उनके यूट्यूब चैनल पर बैठे एक यूट्यूबर ने बाकायदा 9 मई के वाक़े से मुताल्लिक मुजाहिरीन को मौजूदा और साबिक आर्मी चीफ, डीजीसी और आला फौजी अफसरान के घरों में घुसने का मशवरा दिया और इस यूट्यूब चैनल पर बाकायदा मुजाहिरीन को आला फौजी अफसरान के घरों के रास्ते भी बताए गए। इस वाक़े के बाद बाकायदा उनके यूट्यूब चैनल को तशद्दुद पर उकसाने की वजह से रिपोर्ट किया गया और यूट्यूब, जो बहुत ही मोहतात अंदाज में शिकायत का जायज़ा लेता है, उस प्लेटफॉर्म ने भी आदिल राजा के यूट्यूब चैनल पर गुज़िश्ता महीने पाबंदी लगा दी और फेसबुक ने भी उनके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया था। और इन पाबंदियों के कुछ दिन बाद उनकी लंदन से गिरफ्तारी की खबर सामने आई। क्या मामलात हैं, किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, बात करेंगे लंदन में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी मुर्जा अली शाह। मुर्जा अली शाह, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुर्जा, बरतानिया में ज़ाहिर गिरफ्तारी ऐसे नहीं हो जाती है कि पाकिस्तान की तरह कि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या हुआ होगा और क्या मालूमात हैं कि इन्हें गिरफ्तार किया गया और क्या होने जा रहा है? जी शाहजेब, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के हवाले से पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ है वो मुख्तलिफ पिछले कई महीनों से कंप्लेंट्स लगा रही थी, सिविल केस भी और वो क्रिमिनल नेचर की कंप्लेंट्स भी लगा रहे थे। और उसमें ख़ास तौर पे जो मैंने खुद बाद ऐसी कंप्लेंट्स देखी हैं जिससे पाकिस्तानी जो रियासत के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि बरतानिया की सरजमीन हो रही है इंसाइटमेंट टू टेररिज्म, वायलेंस एंड डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। ये वो बैकग्राउंड है जो बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन 9 मई के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इस हवाले से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाया। न सिर्फ आदिल राजा बल्कि 1-2 और जुरिस्डिक्शन है वहां पर जो लोग जो एक्टिव है उनके हवाले से। जो आदिल राजा की गिरफ्तारी हुई शाहजेब, इससे पहले अब जो मैं आपको ये ऑन अथॉरिटी बता रहा हूँ कि आज से तकरीबन 10 दिन कबल एक पाकिस्तान की बहुत आम शख्सियत वो लंदन में आई थी और उनकी यहाँ सीनियर लेवल पर उनकी बात मीटिंग हुई थी। आदिल राजा का जो यूट्यूब चैनल है उसके खिलाफ एक्शन भी उन मीटिंग्स के बाद हुआ। आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से जो पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ डोसेस वो तो जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए आ रहे थे, लेकिन इस हवाले से फेस टू फेस मीटिंग जिनके बारे में हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और उन मीटिंग्स का जो पूरा जो एजेंडा था वो सिर्फ और सिर्फ आदिल राजा के हवाले से था, जिसमें कंप्लेंट्स लगाई गई थी। ये उसका जो शाखसाना है कि आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया है। आज अब से तकरीबन 24 घंटे पहले शायद सबसे पहले ये र्यूमर चलना शुरू हुई कि आदिल राजा को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन ये सबसे पहले बरतानिया से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए ये बात पाकिस्तान को पहुंचाई गई और ये खबर वहां से लीक हुई। उसके फौरन बाद आदिल राजा के करीब तरीन जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ फोन करके कहना शुरू कर दिया कि आप हमारा इंटरव्यू करें और आदिल राजा गिरफ्तार हो गए। लिहाजा यहाँ पे मीडिया के लोगों ने बड़ा इस हवाले से कॉशन एक्सरसाइज किया और आज उन्हीं के वकील हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ ये कहा कि उनको गिरफ्तार करके रिहा कर दिया कि बेल पे उनको छोड़ा गया, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका जो इक्विपमेंट है, जो मुख्तलिफ गैजेट्स हैं वो भी पुलिस ने ले लिए होंगे और ये कि जिस मैनर में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है वो बरतानिया के काउंटर टेररिज्म कवानीन है उसके अंदर वो आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये उन्होंने उनके वकील कह रहे हैं कि जो आदिल राजा की गिरफ्तारी है और ये उन्होंने फोन पर उनके करीबी एक जो शख्स है उन्होंने मुझे भी बताया कि जो काउंटर टेररिज्म पुलिस है उन्होंने आदिल राजा को गिरफ्तार किया है। आदिल राजा की इस वक्त बेल हो चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं और उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन जो मेरी यहाँ पर शाहजेब बात हुई है, एक जो सिक्योरिटी सोर्स है इस मुल्क में, उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि आदिल राजा को तकरीबन 24 घंटे कबल उनकी रहायशगाह से उनको जो पूछगिछ के लिए उनको गिरफ्तार किया गया, उनको डिटेन रखा गया पुलिस स्टेशन पर, जहाँ उनसे मुख्तलिफ
सवालात हुए ऑन रिकॉर्ड, ये सारा वो उनसे जो पुलिस के मुख्तलिफ जो बातचीत हुई, जो सारी जो कंप्लेंट्स है ये सारी की सारी जो पाकिस्तान की तरफ से आई है। मगर मुर्जा आप बरतानवी निज़ाम को अच्छे से जानते हैं, सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करके या फिर सिफारती सतह पर या हुकूमती सतह पर कहकर क्या हो सकता है, जब तक कि खुद बरतानवी हुकूमत और जो इदारे हैं बाकायदा तौर पर ऐसे शवाहिद ना देखें जिसकी वजह से गिरफ्तारी बनती हो या केस बनता हो? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंप्लेंट्स आदल राजा के हवाले से तो बहुत अरसे से लग रही हैं, लेकिन जब जो पुलिस ने जो एक्शन लिया है एक्चुअल गिरफ्तारी करना, वो पुलिस ने वो थ्रेशहोल्ड देखा कि अब वो स्टेज आ चुकी है कि जहां पर आदल राजा को इस हवाले से उन्होंने समझा कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उनके वकील खुद कह रहे हैं कि ये जो उनकी गिरफ्तारी लगती है, ये लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी इंटेलिजेंस दी गई है, ऐसा कोई एविडेंस दिया गया बरतानिया को कि यहाँ की हुकूमत को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस के पास देखिए बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती है, लेकिन पुलिस और जो उस सूरत में किसी बंदे को गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है, अरेस्ट करती है, जब उनके पास वो थ्रेशहोल्ड जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो जब समझते हो कि अब जरूरी है कि इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। लिहाजा पुलिस इन सारी चीजों को बहुत अरसे से रिव्यू तो जरूर कर रही हुई होगी, लेकिन उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर फॉर्मली अरेस्ट करना, डिटेन करना और उसके बाद पुलिस बेल पर छोड़ना और फिर अब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इसका आगाज पुलिस ने वो सारा कुछ देखने के बाद किया है। लिहाजा पुलिस के पास इस वक्त जो भी बातचीत है वो आदल राजा और उनके दरमियान है, लेकिन जो लग ये रहा है कि पुलिस ने अब इसका जो लंबा अरसा तकरीबन अगले कई महीने इस हवाले से पुलिस जो पाकिस्तान की तरफ से डोसियर दिया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन का केस था, बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड से पाकिस्तान ने जो एक्शन उनके खिलाफ शुरू करवाया था कि उन्होंने मई 2016 में 16 मई को उन्होंने एनकरेजमेंट टू वायलेंस किया कराची में, जिसमें नारे लगे थे पर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ यहाँ पे उनको इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसके बाद चार्ज किया गया था। इस स्टेज पर आदल राजा के खिलाफ किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, उनकी गिरफ्तारी उनका किसी हवाले से गिल्टी होने का कोई वो सबूत नहीं है, लेकिन अब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और पुलिस से ये देखना यह है कि अगर बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान ने जो उनको मवाद दिया कि बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान में एनकरेजमेंट टू वायलेंस किसी शख्सियत, किसी बंदे, इदारे के खिलाफ ऐसी बात कही गई हो कि जिससे उसकी जान को खतरा हो या पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचा होगा, तो इसके लिए जो जनरली जो लॉ ये है कि कोई भी शख्स जो इसमें मुलव्वस करार पाए उसके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुदल्ली साहब, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और आज अहम खबर है, उस पर बात करेंगे के बाद। सुप्रीम कोर्ट में एक और खातून जज तैनात होने जा रही हैं। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जस्टिस आयशा मलिक के बाद दूसरी खातून जज होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम देंगी। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 10 माह से 2 जजेस की असामियाँ खाली थीं। चीफ जस्टिस ममता बंदियाल जुडिशल कमीशन का इजलास ही नहीं बुला रहे थे और उनसे मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की बुकला बिरादरी की तरफ से यह एतराज़ भी उठाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा की मुनासिब नुमाइंदगी नहीं है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ एक जज जस्टिस याया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर सिंध की बुकला बिरादरी एतराज़ उठा रही थी। फिर खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी जुडिशल कमीशन के अराकीन को बाकायदा खत लिखकर इस मामले की निशानदेही की थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खत में पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के नाम तजवीज़ किए थे, मगर इस सब के बावजूद चीफ जस्टिस ममता बंदियाल जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन फिर 7 जून को एक अहम पेशरफ्त हुई और चीफ जस्टिस इजलास बुलाने के लिए राजी हो गए। साफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और हसनात मलिक की खबरों के मुताबिक 7 जून को जुडिशल कमीशन के अराकीन ने जजेस की 2 खाली असामियों के मसले पर गैर रस्मी गुफ्तगू की। जुडिशल कमीशन के कुछ अराकीन के साथ सख्त बहस के बाद चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस मुसर्रत हिलाली की नामजदगी पर इत्तफाक कर लिया और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए रजामंद हो गए थे। मगर इसके बाद खबरें सामने आईं कि चीफ जस्टिस की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के 2 साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस कैसर रशीद और जस्टिस रूहुल अमीन के नाम भी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तजवीज़ किए गए और ये दोनों जजेस पेशावर हाई कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। बहरहाल आज जब इजलास हुआ तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली के नाम पर जुडिशल कमीशन के किसी भी रुकन ने एतराज़ नहीं किया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी गई और अब यह मामला पार्लियामेंट की जजेस की तैनाती से मुताल्लिक कमेटी में जाएगा, जहां से हतमी मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर बाकायदा हल्फ उठाएंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली रवां साल अप्रैल में पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनी थी और उन्होंने रवां साल अगस्त में ही रिटायर हो जाना था, लेकिन अब
सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद वो 3 साल तक खिदमत अंजाम देती रहेंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली 1983 में जिले अदालतों में बतौर वकील इनरोल हुई, फिर 1988 में हाई कोर्ट की वकील बनी और फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का लाइसेंस हासिल किया। वकालत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बार के मुताबिक ओहदों पर भी काम किया। वो पहली खातून थी जो 2007 से 2009 तक 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन मुंतखब हुई थी। इसके अलावा उन्होंने नवंबर 2001 से लेकर मार्च 2004 तक खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क की पहली खातून एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी और फिर 2009 में वो खैबर पख्तूनख्वा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल की पहली खातून चेयरपर्सन बनी। इसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने खवातीन की वर्क प्लेस हैरेसमेंट के खिलाफ मुतसिब के अहदे पर भी काम किया। उसके बाद 2013 से जस्टिस मुसर्रत हिलाली का जुडिशल करियर शुरू हुआ। 2013 में पहले उन्हें पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर तैनात किया गया और फिर 2014 में पेशावर हाई कोर्ट की मुस्तकिल जज तैनात कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में बतौर जज तैनाती के बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इंसानी हुकूक और लापता अफराद के केसेस पर खास तवज्जो दी और अच्छी शोहरत की हामिल रहीं और अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में उनकी तैनाती होने जा रही है। आज जुडिशल कमीशन से बाकायदा उनके नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट में एक जज की असामी खाली है और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 52,000 से ज़ायद है और ऐसे में कई महीने से सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल कैपेसिटी पर काम ही नहीं कर रही है। पूरी सूरत पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी असद मलिक साहब हमारे साथ। असद मलिक साहब बहुत शुक्रिया। असद मलिक साहब, ज़ाहिर है मुसलसल तनकीद हो रही थी कि 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं, चीफ जस्टिस तैनात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने की, फिर सिंध के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नज़रअंदाज करने की बात हो रही थी, बलूचिस्तान से आवाज़ें उठ रही थी। फाइनली एक तैनाती हुई है। ये कैसे मुमकिन हुआ? समझा जाए कि कुछ ना कुछ इख्तिलाफात कम हुए हैं। जी शादिब, हम ये नहीं कह सकते कि इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि आज बड़ी अच्छा माहौल था। जस्टिस काजी फैसल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का शुक्रिया अदा किया मीटिंग के अख्ताम पे कि आपने बाज़ाब्ता तौर पे मीटिंग मुनक़िद की जल्दी, उस पर उन्होंने शुक्रिया कहा चीफ जस्टिस साहब को। लेकिन इतना कुछ है उनके टेनोर में चीज़ें हुई और ख़ासकर जो क्रिएटिव रिव्यू हुकूमत ने वापसी के लिए दरख्वास्त दी है, उस मामला पेंडिंग है अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि अब इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये है कि ये इस अपॉइंटमेंट जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट में, इस हवाले से कोई आज से 3 महीने पहले कोई यकीन नहीं कर रहा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब के पास बड़ा टाइम था मार्च से पहले, लेकिन उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई क्योंकि जुडिशल कमीशन में उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें तो 9 में से 1 टोटल उनका वोट है उनके पास, जस्टिस इजाजुल एहसन का। मेजॉरिटी जो वोट है वो अब उनके साथ नहीं है। जिस तरह वो माजी में जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट में हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस को सपोर्ट रही है मेजॉरिटी की, अब नहीं है। तो अब ये है कि चीफ जस्टिस साहब के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि पेशावर से ही किसी जज को लाना था। तो अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो उसके साथ उन्होंने 2 रिटायर्ड जजेस जो जस्टिस कैसर रशीद और जस्टिस रूल अमीन, उनका डेटा भी जुडिशल कमीशन के मेम्बरान को भेजा। लेकिन बताया जाता है कि वहाँ जुडिशल कमीशन के मेम्बरान ने ये बात की कि अगर हम रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर करना शुरू करेंगे तो फिर ये अनएंडिंग होगा, हमें सर्विंग जजेस का दिखना है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से खुद ही नाम पहले रिकमेंड भी था जस्टिस मुसर्रत हिलाली का, उससे पहले जस्टिस काजी फैसल ने उनको सजेस्ट किया था, तो ये यूनानिमस हो गया। लेकिन जो मामला है सिंध से अब कौन जज आएंगे, उस हवाले से अभी तक कंसेंसस नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रजामंद हैं कि अहमद अली शेख साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। जस्टिस काजी फैसल ने भी उनका नाम रिकमेंड किया था, लेकिन अब मेजॉरिटी मेम्बरान भी वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका ये सवाल है कि 6 साल आपने उनको क्यों नहीं लाए? आपका ही जो है मौक़िफ़ था कि जी वो आएँ एज ए डाक जज, अपनी परफॉर्मेंस अपनी दिखाएं और उसके बाद उनको कंसिडर किया जाएगा। अब क्यों? क्योंकि वाज़ेह है कि अब चीफ जस्टिस साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो यही है कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब के हवाले से अभी तक कंसेंसस नहीं हो रहा। और जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि उनका और साथ में मुझे भी ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है जो
टाइम बहुत कम रह गया है, मगर जो एक तनकीद होती है जस्टिस उमर रज़ा बदियाल साहब की लेगेसी के हवाले से कि उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा तकसीम हुई, हम ख्याल जजेस का इल्ज़ाम लगता है कि जी आपने वैसे ही बेंच बनाए जो कि हम ख्याल जजेस पर होते थे, जानिबदारी के इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लगे। कोई एक एफर्ट आपको नज़र आ रही है कि कम अज़ कम अपनी लेगेसी आने वाले 3 माह में, हालांकि वक्त बहुत कम है, उसको बेहतर किया जाए? देखें, अब तो टाइम नहीं रहा, बल्कि यही हफ्ता है, अगले हफ्ते तो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। 2-3 जजेस बैरून मुल्क जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ नहीं होगी पूरी। उन्होंने पूरा अपना टेन्योर, इसमें कोई शक नहीं है, अपने हम ख्याल जजेस के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को चलाया है। शुरू दिन से ही उन्होंने, जब बड़े बड़े केस आए पॉलिटिकल नेचर के, तो उसमें उन्होंने अपने हम ख्याल जजेस को साथ बिठाया। सीनियर जजेस जस्टिस काजी फैसल ने शिकवा भी किया कि मैं एज ए सीनियर जज, मुझसे आप जो है वो बेंच बनाने से पहले मशवरा तो ले लें। जैसे सरदार तारे को किसी बेंच का ऐसा नहीं बनाया गया। बड़े बड़े केस थे जिन्होंने मौजूदा नेशनल पॉलिटिक्स को शेप दी, चाहे नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कासिम सूरी का मामला हो, 63A का ये इंटरप्रिटेशन का मामला हो, दोस्त मजारी की रूलिंग का मामला हो, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला हो। इसके अलावा और कई सियासी केसेस हैं। इलेक्शन मैटर देखें, इतना इंपॉर्टेंट केस था फरवरी में, और मेरा ख्याल है कि अब PTI के लोग भी जब उनसे बात हो तो वो चीफ जस्टिस साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं जी फुल कोर्ट अगर चीफ जस्टिस साहब बनाते तो इलेक्शन हो जाते, और उसमें उस फैसले की क्रेडिबिलिटी भी होती। जब उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया तो वो मॉरल अथॉरिटी, वो मॉरल जो है वो नहीं रही, जिसकी वजह से जो है हुकूमत ने भी उस फैसले को मानने से इनकार किया। तो यही है कि अब अगर आप देखेंगे इलेक्शन का मैटर, इसमें 9 जजेस की उन्होंने बेंच बनाया, उसमें सीनियर जजेस को उन्होंने इग्नोर किया। इवन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने जुडिशियल नोट में कहा कि क्या वजह है कि जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारे को इग्नोर किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि उन्होंने जो है वो जब 5 रुकनी बेंच बनाया, फिर उसके बाद जब मामला जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट को सिर्फ 3 दिन दें ICA डिसाइड करने को, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कहा कि नहीं, उन्होंने जो है वो डायरेक्शन दे दी इलेक्शन कमीशन को कि जी आप इलेक्शन कराएं। और मुझे ये भी बताएगा कि अब अभी जो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने दारुल हुकूमत की जो बुलंदतरीन इमारत है इस्लामाबाद की, उससे मुतालिक जो CDA की अपीलों की समाअत के लिए जो अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच के रुकन हैं। बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था कि सवाल उठ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से कि जी इसमें तो वो पहले बिल्डर के वकील रह चुके हैं, क्या मामला है ये? देखिए, जो रिक्यूज़ल होती है ये चीफ जस्टिस के पास, जज का अपना इख्तियार होता है। मे भी जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो रिक्यूज़ कर जाएं। माजी में भी इस किस्म का मैटर आया है। अब ये केस लगा है, देखें जब ये, क्योंकि अमूमन इस किस्म के जो केसेस हैं, हमने देखा है कि 90% केसेस में जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच का हिस्सा रहे हैं। मे भी वो खुद ही रिक्यूज़ कर जाएं। सवालात तो उठेंगे, अभी कबल अज़ वक्त है इस बात का कि जी वो क्या करते हैं। लेकिन ये हमने देखा है कि वो केसेस जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने दौर में शुरू किए या जस्टिस गुलजार अहमद ने किए, उनको अब वाइंड अप किया जा रहा है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसल से की अपॉइंटमेंट से पहले इन केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। गो कि वो कह रहे हैं कि जी नया कानून आ गया है, लेकिन लग ये रहा है कि जो पोस्ट पनामा जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट में वाल हुई सियासी केसेस में, उसको अब शदीद ख़तरात लाक हैं सितंबर के बाद, क्योंकि जस्टिस काजी फैसल और उनके साथ जो जजेस हमने देखा कि जो 6-7 और जजेस हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सियासी केसेस में बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत से जजेस का ये है कि 184(3) का इस्तेमाल हमें बहुत रिस्ट्रेन करना चाहिए, हमें एग्जीक्यूटिव के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और फोरम अगर हैं तो हमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो लग ये रहा है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सितंबर के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी, और जो है वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म की तरफ जो जस्टिस काजी फैसल ने बार अपना जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना है, तो वो होंगी, क्योंकि अब उन्होंने खुद इस चीज़ की कहा है, अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। तो ये है कि सितंबर के बाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।